Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notification. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. Now let's see the summary in very quick time. ठीक है? Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. This poem tells that even a simple moment has a large significance. एक छोटे से मोमेंट का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है, राइट? पूरा दिन जो पोएट ने रिग्रेट में बिताया, उसमें एक छोटी सी चीज होने की वजह से जो उनके मूड में चेंजेस देखने को मिले, तो उस मोमेंट ने उनके पूरे दिन को चेंज कर दिया. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. किन दो चीजों की बात हुई है? crow और hemlock tree की. Crow signifying his depressive and sorrowful mood. Crow क्या बोलता है? Crow जो है signify करता है death, sadness, right? तो यहाँ पर crow जो है क्या signify कर रहा है? poet का वो mood, वो sorrowness, ठीक है? And hemlock tree क्या है? एक poisonous tree. Both these signify that poet was not in a good mood. और ये चीजें क्या बता रही हैं कि पोएट एक अच्छे मूड में नहीं थे, यानी इनडायरेक्टली ये चीजें हमेशा नेगेटिव के साथ जुड़ी होती हैं, और हमने पोएट के जो नेगेटिव मूड है उसके साथ भी इनको जोड़ा, क्योंकि वी हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट इट, राइट? एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. और इसीलिए वो अपने मूड को, जो भी उनका उस वक्त सिचुएशन था, उसको सिग्निफाई करने के लिए ये डार्क, डिप्रेसिव जो नेचर के साइड्स हैं, हैमलॉक ट्री, क्रो, इनको उन्होंने यूज किया है. क्लियर? ऑल राइट. The poet says that once he was in a sad, depressive mood and was sitting under a hemlock tree. एक बार पोएट कह रहे हैं कि मैं बहुत ही sad, depressive mood में था और मैं एक hemlock tree के नीचे बैठा था. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow. There is small particles of snow that remain on the surface of after the snowfall. जैसे ही स्नोफॉल होता है तो उसके बाद क्या होता है? थोड़ी बहुत स्नो बच जाती है, राइट? तो वो स्नो जो है एक डस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो जैसे ही पोएट हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, उसी वक्त क्रो आया और उसने शूक ऑफ, यानी कि उसने थोड़ी बहुत स्नो जो है, डस्ट जो है, वो पोएट के ऊपर गिरा दी. Remain on the surface on the poet. This simple action changed the poet's mood. और ये एक छोटा सा मोमेंट, छोटे से एक्शन ने पोएट का पूरा मूड चेंज कर दिया. He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. उनको उसी वक्त रियलाइज हुआ कि भाई मैं अपना पूरे दिन का एक पार्ट जो है वो वेस्ट कर चुका हूँ, सिर्फ यही सोचते हुए कि रिपेंट करना, यानी कि बहुत पछताना और दुखी होकर कि भाई ऐसा हो गया, क्यों हो गया. पर उससे मिलेगा क्या, राइट? अगर आप एक ही चीज को लेकर बार बार रिपेंट करते जाते हो, यू गेट नथिंग, राइट? तो वैसे ही पोएट को रियलाइज हुआ दैट ही वाज वेस्टिंग अ पार्ट ऑफ हिज डे बाय जस्ट रिपेंटिंग. क्लियर? But the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity. But इस चीज की वजह से एक मूड में चेंज आया पोएट के, और उनको लगा कि नहीं भाई, मुझे अपना बाकी का दिन एक यूजफुल एक्टिविटी में बिताना चाहिए. His sorrow was washed away by the light shower of snow dust. जो एक शार हुआ ना, एक छोटा सा शार, किसका? डस्ट ऑफ स्नो का. इस वजह से उनका मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. और उनकी जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो एकदम से चेंज हो गई, रिवाइव्ड, ठीक है? और फिर क्या हुआ? And he got ready to utilize the rest of the day. क्लियर? यानी यहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्रो है, हैमलॉक ट्री है, नेगेटिव चीजों से लिंक्ड है. होगा क्या भाई? पोएट पे जैसे ही स्नो हैमलॉक ट्री से गिरेगी बाय अ क्रो, होगा क्या? नेगेटिव ही कुछ होगा. बट हुआ क्या? उल्टा पोएट जो ऑलरेडी एक नेगेटिविटी से पूरे सराउंडेड थे, सौरों से सराउंडेड थे, दुखी थे, रिपेंट कर रहे थे, उसी वक्त इन दोनों चीजों की वजह से, क्रो और हैमलॉक ट्री की वजह से जो स्नो गिरा,
और उस स्नो ने जिस तरीके से उनकी सोल को रिवाइव किया, स्पिरिट को रिवाइव किया, एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉर द पोएट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही हमारी स्टोरी का मेन मॉरल है। क्लियर? ऑल राइट। Now we have been given certain questions. Let's solve them. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? And how has the poet's mood changed? 3 questions पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि पोएट क्या बोल रहे हैं, किस चीज ने उनका मूड चेंज किया, एंड थर्ड थिंग हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, भाई ऐसा क्या हुआ कि पोएट का मूड चेंज हो गया। तो पहले पार्ट का जो आंसर है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, भाई द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। जो स्नो फ्लेक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें आप बोल रहे हो क्या, डस्ट ऑफ स्नो। फिर पूछा है कि क्या हुआ जो पोएट का मूड चेंज हो गया, द सडन शार इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। जो सडन शार हुआ डस्ट ऑफ स्नो का पोएट पे, उसकी वजह से उनका मूड चेंज हो गया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, अब क्या हुआ है चेंजेस पोएट के मूड में, अब उनका मूड कैसा है। सो द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। उनका जो मूड था वो बहुत दुखी थे, अब वो एक खुशनुमा में हो गया, बिल्कुल चेंज, हैप्पी हो गए वो। और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे मैंने अपना अदर पार्ट ऑफ द डे जो है रिपेंट करने में वेस्ट कर दिया, मैं बाकी का डे जो है उसे एंजॉय करूंगा, एक यूजफुल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करूंगा। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, How does Frost present nature in this poem? Frost, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, उन्होंने नेचर को किस तरीके से दिखाया है इस पोएम में। The following questions may help you to think of an answer. अब हमको इसी क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, What are the birds that are usually named in poems? ठीक है, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं जो आप पोएम्स में ज्यादातर देखते हो। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को मेंशन किया है, बाकी पोएम्स में भी क्रो को मेंशन किया जाता है। What images come to your mind when you think of a crow? और आप जब भी एक क्रो के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में क्या एक इमेज फॉर्म होती है। चलिए आंसर करते हैं। Frost presents nature in a very different manner in the poem. Obviously बहुत different है, right? कोई poisonous tree, कोई crow को क्यों यूज करेगा पोएम में, जब ये दोनों नेगेटिव चीजों से लिंक्ड है। बट पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली इन दोनों चीजों को यूज किया है। अभी किसकी बात हो रही है, क्रो की, तो हम बोल रहे हैं नेचर को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty एंड गुड क्वालिटीज। ज्यादातर पोइट्स क्या करते हैं, वो नेचर की उन्हीं चीजों को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रीज हो या बर्ड्स हो जो कि ब्यूटीफुल हो, जिनकी जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव क्वालिटी के लिए जाने जाते हो। जैसे कि पीकॉक, पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, राइट, कलरफुल बर्ड। पैरट, cuckoo, मैना, and trees full of beautiful flowers and fruits, etc. यानी बर्ड्स जो बहुत ब्यूटीफुल होती है, जिनकी वॉइस मेलोडियस होती है, जिनको उनकी ब्यूटीफुल चीजों की वजह से जाना जाता है, उन्हीं बर्ड्स को पोएट यूज करते हैं। दूसरी बात, जो ट्रीज जो है फुल्ली ब्लॉसम करती हो, फ्लावर्स हो, ग्रीनरी हो, ब्यूटीफुल हो, किसी ना किसी तरीके से जो है लोगों के काम आते हो, उन्हीं को पोएट्स यूज करते हैं। क्लियर? But here Frost has taken a totally different approach. But Robert Frost ने क्या किया है, उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से नेचर को यूज किया है। He chose a crow which is not often used in poems. उन्होंने क्रो को यूज किया अपनी पोएम में, जो ज्यादातर पोएम्स में यूज नहीं होता है। Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. क्रो को हम बोलते हैं भाई ये ब्लैक इन कलर है, और ब्लैक को हमेशा पता नहीं क्यों नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, आई डोंट नो व्हाई इट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो क्रो ब्लैक कलर का है, पहली बात। दूसरी बात, विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स विथ वेरी हार्श वॉइस। क्रो की आवाज भी कैसी होती है, बहुत हार्श होती है, राइट। आपने सुनी होगी हो, जब क्रो जब बोलता है उसकी आवाज चुभती है, राइट। तो उसकी वॉइस भी अच्छी नहीं है, यानी ये भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, and is believed to be a symbol of bad omen. और गलत जो bad symbols होते हैं डेथ के लिए स्पेशली सिग्निफाई किया जाता है किसको, क्रो को।
thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. तो कैसी इमेज फॉर्म होगी भाई? एक sorrowful, depressing, sad pictures फॉर्म होती हैं अगर हम क्रो के बारे में सोचते हैं। यानी क्रो को सोच के किसी के भी दिमाग में ब्यूटीफुल इमेज फॉर्म नहीं होती है, बट फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्हें यहां पर यूज किया है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अगेन व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री? हैमलॉक ट्री क्या है? हमें ऑलरेडी मीनिंग पता है, ऐसा ट्री जो पॉइजनस होता है, जिसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, राइट? Why does not the poet write about more beautiful trees such as maple tree, oak tree or a pine tree? जैसे बाकी के पोएट्स जो हैं मेपल, ओक, पाइन, इन ब्यूटीफुल ट्रीज का यूज करते हैं अपनी पोएम्स में, वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ऐसे ट्री का यूज क्यों किया है जो कि है हैमलॉक ट्री, जिसका लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। सो हैमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, ऑलरेडी हमको पता है। Now the poet Robert Frost did not choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. क्यों भाई? Actually, he did so to present his mood and feelings. क्योंकि उनको अपने मूड, अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट करना था इनडायरेक्टली कि भाई मेरा मूड कैसा था पहले, एक पॉइजनस ट्री की तरह, एक क्रो की तरह, जिन्हें हम हमेशा नेगेटिव की तरह ही देखते हैं, वैसा था मेरा मूड, राइट? तो वो मूड को सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने किसी भी ब्यूटीफुल बर्ड या ब्यूटीफुल ट्री का यूज नहीं किया। क्लियर? ऑल राइट। Next part of the question is, what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? Obviously sorrow, right? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? वो dust of snow जो है वो क्या signify करता है? So the crow and hemlock tree represents sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world. ये जो materialistic world है, हर चीज में हम जो है feelings, humanity, इन सब पे नहीं जज करते। हम किस पे जज करते हैं भाई? कितना कौन रिच है, कितना सक्सेसफुल है, जॉब कितनी अच्छी है, सैलरी कितनी अच्छी है, इन सब चीजों पे हम जज करते हैं इंसान को, राइट? वो कितना हैप्पी पर्सन है, उसका नेचर कितना अच्छा है, वो कितना वेलकमिंग है, उस पर आप कभी जज नहीं करते। जज किस पे करते हो? मटीरियलिस्टिक चीजों पे। तो पोएट भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने मूड को क्रो और हैमलॉक ट्री की मदद से सॉरो और डिप्रेशन सिग्निफाई करने के लिए यूज करते हैं। The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. Dust of snow क्या होता है? एकदम से डस्ट गिरी और उसका मूड चेंज हो गया पोएट का। यानी कि जो एकदम से जो जॉय, नेचुरल एनर्जी, यानी अगर आप चाहो तो हर हमेशा अपने अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी का एटमॉस्फेयर रख सकते हो। आप खुद इतने हैप्पी रहो कि कोई भी बुरी चीज आपकी लाइफ में आए फिर भी आप खुशी खुशी उसे टैकल कर लो। यही चीज यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो बता रही है। The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. यानी कि क्रो और हैमलॉक ट्री से एकदम से डस्ट ऑफ स्नो की बात हुई, यानी सैड, डिप्रेसिंग, सॉरोफुल मूड से पोएट का एकदम से जॉयफुल हो जाना, ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, ये सब सिग्निफाई करता है डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई टाइम आया जब आपको ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, hopeless, depressed, right? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? और क्या फिर एकदम से उस दिन ऐसा कुछ होता है जो आपका मूड चेंज कर देता है, आपको लगता है नहीं यार, there is hope, there is something good? चलिए एक सैंपल देखते हैं। There have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. बिल्कुल हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि इतनी बार ऐसा लगता है ना कि भाई क्यों है, हम कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। जब आप किसी ऐसे इंसान को देख लेते हो जो आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, किसी ऐसे की बात सुन लेते हो जो आपसे छोटा होता है बट उसको बहुत कुछ आता है, आप क्या करते हो? आप फील करते हो यार मैं क्या हूँ यार, यूजलेस हूँ, होपलेस हूँ, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके के हमेशा हर किसी की लाइफ में सिचुएशंस आते हैं। Sometimes such moments were aroused by other people's behavior and attitude and sometimes due to my own conduct. कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, दूसरे के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे के किसी एक्शन की वजह से, बिहेवियर की वजह से आपको लगता है आप गलत हो,
और या फिर क्या होता है, आप खुद ब खुद अपने अंदर वो नेगेटिविटी डेवलप करते हो, यार मेरे में कुछ अच्छा है ही नहीं, ना तो मैं सिंगर हूँ, ना डांसर हूँ, ना अच्छा पढ़ाई करता हूँ, ना कुछ कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, आप में कुछ तो अच्छा होता है जो आप ढूंढने में टाइम नहीं लगाते हो, बल्कि टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ये सोचने में कि मेरे में ये क्वालिटीज नहीं है। On one occasion when I was very upset, I went out for a walk. एक दिन क्या हुआ, एक सैंपल लिखा है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब मैं बहुत अपसेट था तो मैं वॉक करने के लिए बाहर गया। While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. तो मैं जैसे ही पार्क में वॉक कर रहा था, मैंने देखा एक बच्ची जो है एक पपी को, डॉग के जो बच्चे होते हैं उनको जो है बहुत प्यार से सहला रही थी, एंड शी वॉज फीडिंग देम विद समथिंग। This little joy that they shared changed my mood. ये जो छोटा सा मोमेंट था जॉय का, जो ये एक पेट और एक ह्यूमन बीइंग शेयर कर रहे थे आपस में, उसकी वजह से मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और बाकी के दिन के लिए मैं बहुत खुश फील कर रहा था। आई ऑल्सो ज्वाइन द टू एंड प्लेड विद देम। और अपनी खुशी को और बढ़ाने के लिए, अपने आगे के दिन को और ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए, मैं भी उस डॉगी और उस बच्ची के साथ खेलने लग गया। क्लियर? तो एक सैंपल आंसर है, आप चाहो तो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इन शॉर्ट ये पोएम बहुत पॉजिटिव है, आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि अगर अभी एग्जाम का स्ट्रेस भी है ना, तो ये मत सोचो कि भाई कुछ नहीं होगा एग्जाम में, नहीं, ये सोचो भाई मुझे जितना आता है उस पर तो वर्क कर लूं, अभी से तो स्टार्ट कर लूं पढ़ना, बाकी का टाइम चला गया बट अभी भी टाइम कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, बहुत टाइम बचा है जब मैं अपना 100% दे सकता हूं या दे सकती हूं, जिस वजह से मेरे एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये पोएम से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ डेवलप हुआ हो कि हाँ भाई ऐसा होता है और मुझे अब क्या करना है। क्लियर? Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.